नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हर बात में ये रट लगाते हैं और राग लाते हैं कि मोदी के आने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की एक शाख बढ़ी है और जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं करके दिखाया वो सिर्फ 6 सालों में करके भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया है। आज विश्व भर में और दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का शाख बढ़ा है, भारत की शाख और छवि जो है उसमें 4 चांद लग गया है। लेकिन आज ये नौबत आ गई है, क्योंकि गोदी मीडिया ने आपको दिखाया नहीं और ना ही दिखा रहा है आपको गोदी मीडिया। नौबत ये आ गई है जिस देश के साथ हमारे ऐसे रिश्ते थे, ना केवल राजनीतिक और व्यापारिक बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से जितने बढ़िया और मधुर संबंध थे, आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने अपनी सेना को सीमा पर खड़ा कर दिया है भारत के खिलाफ। आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि वो देश है नेपाल, जिनसे रोटी और बेटी का रिश्ता होता है। वो देश जब एक बिहार और यूपी के जो पिता होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो अपनी बेटी की शादी करने में नेपाल के लड़कों से जरा भी नहीं चकते, ना ही नेपाल की जो जनता है वो अपने बच्चों की शादी करने के लिए, वो ऐसा देश हम पे उंगली उठा रहा है और आग दिखा रहा है और उसने बाजाप्ता कई किलोमीटर तक बंकर बना लिया है। ये दैनिक भास्कर की आप खबर को देख सकते हैं। आप खुद सोचिए और खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी जी के आने के बाद हमारी जो विदेश नीति है उसमें कितना बदलाव आया, कितना सुधार आया और हमारी शाख कितनी बढ़ी। जिस देश के लोग जिस देश में जाने से जरा भी नहीं कतराते थे और कभी ये एहसास ही नहीं होता था कि नेपाल कोई विदेशी देश है, नेपाल अपना एक हिस्सा, अपना एक अंग माना जाता था, उस देश की जो सेना है वो आज हमारे खिलाफ खड़ी है। और हैरानी की बात और ताज्जुब की बात तो ये है कि जो गोरखा, नेपाल के जो नौजवान है, भारत में एक उसका हिस्सा और पूरी सेना में, और गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने में काफ़ी सक्षम माने जाते हैं और भारत के लिए वो युद्ध भी लड़ते हैं, भारत के लिए मरते भी हैं और शहीद भी होते हैं। वो जाबाज आज, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कि वो भी आज हमारे खिलाफ खड़ा हो गया और हमें आग दिखा रहा है। ये मोदी जी की कूटनीति है। लेकिन आप अगर टेलीविजन न्यूज़ देखेंगे, मोदी मीडिया को देखेंगे, तो आपको ऐसे दर्शाया जाएगा जैसे लग रहा है कि मोदी जी ने पहाड़ तोड़ दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक नई तरक्की को नई ऊंचाई को छू लिया है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि मोदी जी के आने के बाद विदेश नीति सबसे खराब हुई है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा और देखना होगा कि एक के बाद एक लगातार हमारे पड़ोसी देश हमसे बिछड़ते जा रहे हैं, हमसे टूटते जाते हैं। जो भारत और नेपाल के रिश्तों की अगर बात करें खासकर, तो ऐसा कहा जाता था कि भारत और नेपाल के रिश्ते जो है वो बरगद की पेड़ की तरह है। जिस तरह से बरगद का पेड़ जितना पुराना होता जाता है, उसकी जड़ें धरती में और मजबूत होती जाती है और जो आसमान में, खुले आसमान में उसकी शाखें बढ़ती है, वैसे रिश्ते थे हमारे और एक दूसरे से इतनी मित्रता पूर्णता रिश्ता। लेकिन आज क्यों ये नौबत आ गई है, आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में क्या छापा है और क्या लिखा है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। बिहार में नेपाल को कभी अलग देश की तरह नहीं देखा गया। बिना रोक टोक इस क्षेत्र से आवाजाही रही है, पर अब सीमा पर हर 100 मीटर पर नेपाल आर्म्ड फोर्स के जवान है। ये सीमा पार करने वालों को रोक रहे हैं। गंडक बैरेज भी सील है। और भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं, जो भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर की दूरी है। ये सीमा इतना लंबा दूरी सीमा है, लेकिन कभी भी बिना रोक टोक के कोई भी जा सकता है, किसी को किसी तरह की मनाही नहीं थी। लेकिन अभी ये नौबत आ गई है कि नेपाल की जो पुलिस है, नेपाल के जो फोर्स है, वो रोक टोक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और नौबत तो ये आ गई कि उसने बंकर तक बना रखी है और नेपाल की सीमा पर पहली बार उसने अपनी सेना लगा दी है, वो भी हर 100 मीटर की दूरी पर। आप सोच सकते हैं कि 1751 किलोमीटर लंबा जो सीमा है भारत नेपाल का, इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। नेपाल ने अपनी सीमा को, अपने फोर्स को लगाया हो सीमा पर, लेकिन अब उसने लगा दिया है। अब वो भी दैनिक भास्कर ने ये लिखा है कि जब नेपाल में भूकंप आया था, उस दौरान जो चीन ने जो तंबू दिया था, उस तंबू को ही लगाकर वहां पे बंकर बना बैठा है नेपाल की सेना। आपको इसके अलावा यही बता दें कि गंडक नदी पर जो मोतिहारी के इलाके में, पूर्वी चंपारण के इलाके में जो काम चल रहा था, वहां पे भी किस तरह से नेपाल के पुलिस ने उस काम को रोक दिया और ये दावा ठोक दिया कि ये मेरा हिस्सा है
और इसके अलावा आपको पता होगा लिपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा, इन सभी क्षेत्र जो उत्तराखंड में पड़ता है वहां पर उसने अपना नक्शा पास कर दिया है। और वहीं बात करें अगर रोटी और बेटी का जो रिश्ता कहा जाता था, अब नेपाल ने एक कानून भी पास कर दिया है, नागरिकता कानून, जिसके तहत जो विदेशी महिला शादी करके आएगी नेपाल में, उसमें क्या होगा कि 7 साल तक उसको नागरिकता के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी कूटनीति को इस तरीके से हम दिखाएं कि मतलब बार बार हमारी कूटनीति जो है वो खराब हालात में है। नेपाल जैसे पड़ोसी देश से भी हम संबंध सही मधुर नहीं रख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको यही बता दें कि नेपाल जब भी कोई हथियार किसी देश से खरीदता है या किसी तरह का रक्षा सौदा करता है तो वो भारत से पूछता है। ये तक भारत की अहमियत थी। लेकिन अब क्या हो गया कि वो देश हमारी सीमा पर तैनात है हमसे लड़ने के लिए। आखिर चीन ने जो चालबाजी, ये कहा जा रहा है कि बार बार की चीन की चालबाजी है, तो आखिर हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? जो 56 इंच का सीना है, जिनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, वो क्यों नहीं नेपाल जैसे देश को भी साधने में साथ पाए? और क्यों नहीं नेपाल पे जो कूटनीतिक दबाव था वो बना पाए और नेपाल से रिश्ते मधुर कर पाए? आखिर कहीं ना कहीं तो हमारे विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी नाकामी है। और इतने बेहद खराब रिश्ते हो गए हैं हमसे, हमारे नेपाल से। अब आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल से रिश्ते कैसे खराब हुए। दरअसल ये बताया जाता है कि जब नेपाल ने अपना नया कानून बनाया, नेपाल आपको पता होगा कि हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसने अपना संशोधन करते हुए उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई और हिंदू राष्ट्र की प्रक्रिया को उसने खत्म कर दिया, एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब उसमें मधेशी, जो भारत के लोग जाते हैं, जो तराई क्षेत्र में रहते हैं उसे मधेशी कहते हैं, उसको लेकर कुछ विवाद हुआ। नागरिकता को लेकर उसको राजनीतिक जो उनकी जो आकांक्षा थी मधेसियों की, उसको लेकर किसी तरह का अफवाह बना। मधेसियों को लेकर जो विवाद हुआ उस पर भारत सरकार ने आर्थिक नाकेबंदी कर दी। जो नेपाल की सारे माल है, जो खाने पीने के जो सामान है, जो जरूरत के सामान है, वो भारत होकर कोलकाता के पोर्ट से जाता है। इसे लेकर नेपाली जनता में भारत को लेकर काफी नाराजगी हो गई और चीन साधने में नेपाल की जनता को, नेपाल की सरकार को कामयाब हो गया। यहीं पर हमारी डिप्लोमेसी और हमारी विदेश नीति की हार हुई, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने की नौबत आई। तो ये गलती किसकी थी? आखिर क्या कमी रह गई? ये सोचने वाली बात है हम सब के लिए। और जो आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, बार बार ये कहते आए हैं, वो अनंत हेगड़े, आपको नाम याद होगा, कि हम संविधान बदलने आए हैं देश में, हमारी जो सरकार है वो संविधान बदलेगी, जमहूरियत को बदलेगी। उनका ये दावा था, उन्होंने कई बार स्टेटमेंट दिया था और ये कहते थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो आरएसएस सपना देखती है। लेकिन हमारे जो धार्मिक रूप से सबसे करीब रहने वाला देश, वहाँ पे भी हिंदू बहुल इलाका है, वो नेपाल, सब आबादी हिंदू बहुल आबादी है और भारत में भी हिंदू बहुल आबादी है। लेकिन वो भी देश हमसे आज पिछड़ रहा है, जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक हर तरह के रिश्ते थे, वो भी देश हमसे आज पिछड़ रहा है। और वो भी जो हिंदू की बात करते हैं, आरएसएस के लोग, हिंदू राष्ट्र बनाने की, आज वो देश आपसे खफा और नाराज है। आखिर क्या कमी है, इसे देखने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको तगड़ा झटका लग रहा है। बार बार उधर चीन हमें आग दिखा रहा है, चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है। तो मैंने दिखाया था आपको कि भूटान तक ने पानी रोक दिया असम के किसानों का, जिसको लेकर किसानों ने प्रदर्शन भी किया। और तो भाई पाकिस्तान तो हमारा पूरा दुश्मन है ही। तो एक के बाद एक जो हमारे पड़ोसी देश है उससे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर बात में 70 साल का राग अलापना और ये कह देना कि सारी गलतियां नेहरू की है। नेपाल से आखिर क्या गलतियां थी जो नेपाल से इतने रिश्ते खराब हुए? धन्यवाद।